सर और अपनी बातों के रखें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, छाप जिंदाबाद, अमर भूषण आजादी जिंदाबाद, चित्तरराम मांझी जिंदाबाद। इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे भारतीय जनता पार्टी के कुशेश्वर स्थान के मंडल अध्यक्ष श्री मणिकांत झा जी, कार्यक्रम के ठीक है बोले भी ये वाला ठीक है आवाज है, बोलिए है आवाज। इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष और बेनीपुर के माननीय विधायक श्री अजय कुमार चौधरी जी, कुशेश्वर स्थान से एनडीए और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार श्री अमन कुमार भूषण जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनमें सब लोगों की बातें आपने सुनी है, यहाँ मौजूद हैं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतनराम मांझी जी, विकासशील इंसान पार्टी के नेता और बिहार सरकार के मत्स्य पशुपालन विभाग के माननीय मंत्री श्री मुकेश सहनी जी, जदयू नेता और शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा में संसदीय दल के नेता, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री रामनाथ ठाकुर जी, जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी, जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, राष्ट्रीय लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और समस्तीपुर के माननीय सांसद श्री प्रिंस राज जी, परिवहन विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती शीला मंडल जी, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री और इस जिले के निवासी श्री मदन सहनी जी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की माननीय मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, श्रम संसाधन विभाग के माननीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री जीवेश मिश्रा जी, सुपौल के माननीय सांसद श्री दिलेश्वर कामत जी, दरभंगा के माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री गोपाल जी ठाकुर जी, जनता दल यू के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव पूर्व केंद्रीय मंत्री जनाब अली अशरफ फातमी साहब, बिहार विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री महेश्वर हजारी जी, भाजपा नेता और दरभंगा शहर के माननीय विधायक संजय सरावगी जी, भाजपा नेता और हायाघाट के माननीय विधायक श्री रामचंद्र शाह जी, वीआईपी पार्टी की नेता और गौड़ा बराम से माननीय विधायक श्रीमती सवर्णा सिंह जी, महिषी के माननीय विधायक गुंजेश्वर शाह जी, अलीनगर के माननीय विधायक और वीआईपी पार्टी के नेता श्री मिश्री लाल यादव जी,
भारतीय जनता पार्टी के नेता और रोसड़ा के माननीय विधायक वीरेंद्र पासवान जी, यहाँ उपस्थित माननीय विधायक बरारी के श्री विजय सिंह निषाद जी, सोनबरसा के माननीय विधायक रत्नेश सदा जी, हरलाखी के माननीय विधायक सुधांशु शेखर जी, पिपरा के माननीय विधायक रामविलास कामत जी, केवटी के माननीय विधायक मुरारी मोहन झा जी, माननीय विधान पार्षद श्री भीषम सहनी जी, अर्जुन सहनी जी, माननीय पूर्व मंत्री श्रीमती रंजू गीता जी, माननीय पूर्व मंत्री रमेश ऋषिदेव जी, माननीय पूर्व मंत्री मुनेश्वर चौधरी जी, माननीय पूर्व विधान पार्षद रुदल राय जी, श्री दिलीप चौधरी जी, श्री विनोद सिंह जी, माननीय पूर्व सांसद श्रीमती अश्मेक देवी जी, माननीय पूर्व विधायक श्री रामनिवास प्रसाद जी, प्रभु राम जी, राणा गंगेश्वर सिंह जी, राजकुमार राय जी, जनता दल यू के नेता और मेरे पुराने साथी, एक साथ पढ़ने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज में पटना में नरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री जीवत संधि जी, वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री विनोद कुमार बम्पर जी, राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष श्री गगन कुमार झा जी, यहाँ उपस्थित अनिल सिंह जी, राजकुमार गुप्ता जी, प्रफुल्ल ठाकुर जी, श्रीमती भारती मेहता जी, जियाउर रहमान तारा साहब, विमल कुमार चौधरी जी, जनाब मेजर इकबाल खां साहब, रामनाथ रमन जी, गौरव शाह जी, सन्नी हजारी जी, राकेश कुमार राय जी, कन्हैया शाह जी, राजेश्वर चौपाल जी, श्रीमती शकुंतला जी, श्री ईश्वर कुमार राम जी, जनाब इजाज अख्तर रूमी जी, शंभुनाथ झा जी और यहाँ उपस्थित एनडीए के सभी पार्टी के सम्मानित मेरे साथीगण, सभी नेतागण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। आपने सब एनडीए के सभी सम्मानित नेताओं की बात आपने सुनी है, सब लोगों ने अपनी बात कही है। हम लोग तो आपके बीच में आए, ये चुनाव हो रहा, आपने जिनको जिताया पिछले कई बार से, शशिभूषण हजारी जी, उनका असमय निधन हो गया। उनके पुत्र भी बता रहे थे कुछ भी हुआ इसके लिए हर संभव प्रयास किया गया और ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि उनकी कोई ऐसी उम्र नहीं हुई है कि वो चले जाएंगे। बीच में उनकी स्थिति ठीक भी हुई, वो अस्पताल से निकलना भी चाह रहे थे और आपको मालूम है कि हर प्रकार से जो हमारे साथी हैं महेश्वर हजारी जी, वो शुरू से न सिर्फ उनको देखते रहे, उन्होंने ही सबसे पहले हमको सूचना दी थी और उसके बाद जब एक एक जानकारी लेकर के पटना और पटना से फिर दिल्ली भेजा गया, वहां इलाज सब जगह का, तो बीच में कुछ अच्छा हुआ और उनको लगने लगा कि अब हम अस्पताल से बाहर जाएं, लेकिन फिर भी उनको समझाया गया डॉक्टरों ने कि अभी रहिए। तो हम लोगों को तो लग रहा था कि अब ठीक हो जाएंगे, लेकिन बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत ही तकलीफ हुई हम लोग। अचानक उनका निधन हो गया, तो ये कितनी दुख की बात है। और निधन के बाद उनके लड़के से हमने बातचीत की, उनकी पत्नी से हमने बातचीत की, सबसे बातचीत की, लेकिन कुछ ही समय के बाद उनकी पत्नी की भी तबीयत खराब हो गई और 1 महीने के अंदर वो भी चली गई। ये कितना दुखद हुआ। अब ऐसी स्थिति हो गई, आपने ही उनको विजयी बनाया था, वो चले गए, आपकी सेवा करते थे, हमसे जब भी मिलते थे अपने क्षेत्र की बात को लेकर के मिलते थे और किसी चीज के बारे में कहते थे, तो हम तो सब दिन इज्जत करते थे और देखते थे। और आप सब लोगों ने उनको वोट दिया, अनेकों बार उनको विजयी बनाया, काम कर रहे थे
अब वो रहे नहीं, चले गए। अब ऐसी स्थिति में फिर उपचुनाव हो रहा, तो सिर्फ हम ही लोगों ने नहीं, पूरे एनडीए के सभी पार्टियों ने मिल करके एक साथ इसकी घोषणा की कि अब उनके पुत्र अमन भूषण हजारी जी को यहां का उम्मीदवार बनाया जाएगा। इसकी घोषणा की। अब उस लड़के ने यहां पर आकर के अपनी बात आपको कही है, कहा कि मेरे माता पिता नहीं रहे, हम चाहते हैं कि अब आप लोग हमारे माता पिता रहें। ये कितनी बड़ी बात है। अब ये जान लीजिए, सेवा करेगा, काम करेगा। इसलिए हम आप सब लोगों से, हम सब लोग मिल करके यही आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप एकजुट होकर के वोट दीजिए। यूं तो कई पार्टियां खड़ी होती है और अपनी अपनी बात कहती है, लेकिन जरा पूछिए कि आप लोग किए क्या है भाई? यहां के लिए कभी कोई कुछ किया है? अभी तो हालत ठीक नहीं है और हम कितनी बार आए हैं। और अभी आपको बताया जल संसाधन मंत्री जी ने बहुत ही संक्षेप में, और इसके लिए जो काम कर रहे हैं हम उसकी चर्चा भी करेंगे। और कुछ समय और लगेगा, ज्यादा दिन नहीं लगेगा। हमको तो लग रहा है कि अब 1 साल के अंदर बहुत कुछ हो जाएगा और आप लोगों को सहूलियत होगी। ये बगल में सड़क है, पहले था जी, क्या हालत था पहले। लोग वोट लेने के लिए आते हैं तो उनसे जब पूछिएगा कि कितना दिन तक राज करते रहे, क्या किया था। और हम लोगों को जब बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेवा ही करते हैं। और क्या कहते हैं, लोगों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। और इसी को ध्यान में रख करके और समाज के सब तबके की। और एक बात तो बता दीजिए, हम लोग तो सब के लिए काम करते हैं। अगर कोई वोट नहीं भी देता है तो भी तो हम उसका काम करते हैं, हम किसी को छोड़ते हैं। लेकिन कोई अनाप शनाप हम लोगों के ऊपर बोलता है तो उससे एक बात जरूर पूछिएगा कि तुम्हारे गांव तक सड़क का इंतजाम करने का कोशिश किया गया है? तुम्हारे गांव तक पानी पहुंचाने का काम किया है? किसी भी चीज के बारे में, पढ़ाई के लिए, कोई भी चीज के बारे में जो सब जगह के लिए काम किया गया, पूछिएगा। और इन लोगों ने महिलाओं के लिए क्या किया था पहले? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं के लिए कौन सा काम, और समाज के अन्य तबकों के लिए कौन सा काम किया था? जब राज करने का मौका मिला था तो लोग शाम होते होते घर के अंदर बंद हो जाते थे। और क्या हाल रहता था, कितने लोगों को छोड़ करके भागना पड़ता था। व्यापार करते थे उनको छोड़ करके भागना पड़ता था। और जो इलाज करने वाले डॉक्टर थे उनको कितनी बार कहां कहां से छोड़ करके भागना पड़ा था, बिहार तक को छोड़ना पड़ा था। कौन सा काम ये लोग करते थे? और जब हम लोग आने के बाद ही एक एक चीज पर काम करना शुरू कर दिया। ये आप सबको मालूम है, चाहे महिलाओं का उत्थान हो, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, समाज के हर तबके का, सबके लिए जो हम लोगों ने कोशिश की, सबको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। क्या किया साहब? सबसे पहले जो आते ही मौका मिला और उसके बाद चुनाव होने वाला था पंचायत का, तो ये लोग तो आजकल कहते हैं कि हम ही लोग हैं, सबको हम लोग करते थे। अरे किसको करते थे? 2020 में चुनाव कराए, 2000 में चुनाव कराए थे, तब पंचायत के चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण दिया था। केंद्र का कानून बन गया था और उसमें महिलाओं के लिए 1/3 दिया गया था, आरक्षण दिया था। किसी के लिए कुछ किया था? लेकिन आप लोगों ने जब हम लोगों को काम करने का मौका दिया तो उसके बाद ही तुरंत चुनाव होना था। तो हमने क्या किया? अनुसूचित जाति, जनजाति का आरक्षण, अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण, और महिलाओं के लिए जो केंद्र से कानून बना पूरे देश के लिए कि कम से कम 1/3 महिलाओं को मिलना चाहिए। और हम लोगों ने बिहार में सबसे पहला राज है जिसमें तय किया 50% महिलाओं को अधिकार मिलेगा। और ये काम हम लोगों ने किया। और 1 साल के बाद नगर निकाय का चुनाव हुआ, उसमें किया। अब कितनी बड़ी संख्या में, कल उसके पहले देख लीजिए, इक्का दुक्का कहीं महिलाएं जनप्रतिनिधि के रूप में मिलती थी।
लेकिन अब पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकाय में अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं, और कितना हम लोगों ने पुलिस का आरक्षण दिया, कहां था इतना आरक्षण। और आज पुलिस बल को देख लीजिए, जितनी महिलाएं आपको बिहार के पुलिस में दिखाई देगी, देश के किसी राज्य में इतना पुलिस बल नहीं है। पुलिस बल में महिलाएं, सरकार की सब सेवाओं में हमने दिया और सबके लिए आरक्षण किया, सब तरह की सेवा सबके लिए हम लोगों ने किया। महिलाओं को तो कोई देखते नहीं थे, वो घर के बाहर कुछ जा नहीं पाती थी, कुछ उसके लिए काम नहीं था। स्वयं सहायता समूह का भी काम नहीं किए थे। हमको जब मौका मिला, हमने जीविका समूह की स्थापना की, कर्ज लेकर के हमने ये काम शुरुआत किया और हमने लक्ष्य रखा कि 10 लाख हम बनाएंगे स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह। अब तो 10 लाख से भी ज्यादा बन गया। 1,26,00,000 महिलाएं अब स्वयं जीविका समूह से जुड़ गई। अब कितनी आगे बढ़ रही हैं, कितना उनको जानकारी मिल गई एक एक चीज के बारे में, एक एक चीज का हम लोगों ने ख्याल किया। स्कूल में कहां महिलाएं लड़कियां पढ़ पाती थी, सबसे ज्यादा आप पूछ लीजिए, यह आरक्षित क्षेत्र है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय में सबसे ज्यादा स्कूल के बाहर थे। लोग वोट लेते, अब वोट मांगते। जरा पूछिए, अब नया आ गया है, नई टेक्नोलॉजी या सब कुछ आ गया है, इसमें पुरानी चीजों को खत्म करके लोग खाली नया नया बात करते हैं। हम तो सबसे आग्रह करेंगे, जरा पुरानी बात को भी डाल दीजिए और आज की स्थिति को भी देखिए। जो ये लोग काम करते हैं, किसके लिए काम किया था? सबकी उपेक्षा की गई थी और हम लोगों ने सबके लिए काम करना शुरू किया। एक एक क्षेत्र में हर जगह के लिए सड़क हो, पुल पुलिया का निर्माण हो, और जो हम स्कूल की बात कर रहे हैं, कितने नए स्कूलों का निर्माण कराया। सब लोगों के लिए जो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लड़कियों के लिए जो और व्यवस्था की, साइकिल की योजना चलाई, सब कुछ किया। बाद में लड़कों का भी मांग था, उसके लिए भी किया। अब कितनी कम लड़कियां थी मैट्रिक में। एक साल पहले जब हुआ, परीक्षा हो रही थी, तो लड़कियों की संख्या लड़कों से भी थोड़ा ज्यादा थी। यह स्थिति हुआ है वातावरण। लेकिन जो जब मौका मिला तो इतना काम हम लोगों ने किया। अब कहां बाहर था जी? जो स्कूल से बाहर रह जाता था, कितना ज्यादा संख्या में था। अब आधा प्रतिशत से भी कम पर ऐसी स्थिति है। तो इतना ज्यादा सब तरह से काम, स्कूलों का काम। और आप जानते हैं, हम तो सब जगह देखते रहते थे, आबादी कितनी बढ़ती, कितना प्रजनन दर। जब हम लोग आए 4.3, बिहार की क्या हालत, जरा सोच लीजिए। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार पूरे देश के अन्य राज्यों में 12वें नंबर पर है और आबादी के हिसाब से पूरे देश में 3रे नंबर पर है। यूपी और महाराष्ट्र के बाद 3रे नंबर पर, और क्षेत्रफल जो है बिहार का 12वें नंबर पर। इतनी ज्यादा आबादी, और किस तरह से हमने जल अब शुरू कराया, जल जीवन हरियाली अभियान भी, पर्यावरण को भी ठीक करने के लिए काम। एक एक चीज के लिए हम लोगों ने काम किया और एक चीज का अध्ययन किया कि जो इतनी आबादी है, आखिरी आबादी कम कैसे होगी। और उसी समय हमने पूरा अध्ययन कराया, और जो अध्ययन कराया उसी में ये बात सामने आई कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो पूरे देश का प्रजनन दर औसतन 2 था। और बिहार का कराया तो अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास थी तो यहां का भी प्रजनन दर 2 मिला। और उसके बाद पूरे देश में पति पत्नी में अगर पत्नी इंटर पास है, 12वीं कक्षा पास है, तो उसका प्रजनन दर था औसत 1.7 उस परिवार का। और बिहार में कराया पति पत्नी में इंटर पास है अगर पत्नी, तो यहां पर कराया तो प्रजनन दर 1.6 मिला।
ऐसी स्थिति में यूरेका की भावना आई और उसी समय हमने सोच लिया कि अब हम हर लड़की को कम से कम इंटर तक पढ़ाएं। इसके लिए हर पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई हो और उसके लिए सारा इंतजाम हम लोगों ने किया। कुछ ही जगह पर था जहां जमीन नहीं मिला, वहां 10वां तक का कर दिया। अब बहुत जल्दी 11वां और 12वां भी हो जाएगा। और अब आपको मालूम है, जब ये लोग राज कर रहे थे और हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उसमें प्रजनन दर था 4.3। इतना दिन से हम आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, अब प्रजनन दर घट के हो गया है 3। और आप लोग काम करने का मौका दीजिएगा तो कुछ ही साल में प्रजनन दर 2 पर पहुंच जाएगा। और जिस तरह से एक एक काम हो रहा है, मैं कितने बातों की चर्चा करूं, सूर्यास्त का समय आ जाएगा। एक एक चीज, हर चीज के लिए काम। और इस पूरे इलाके के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे सब जगह के लिए जो हम लोगों ने इसको जल प्लावन से मुक्त करने का जो भी काम हम लोगों ने यहां पर से सोचा है, आप समझ लीजिए 3 नदियां हम कितना बार आकर के देख लिए। एक बात आप अच्छी तरह जान लीजिए, कोसी नदी, इसका पश्चिमी तटबंध, जरा इन लोगों से पूछिए वोट मांगने आते, तो कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध इसी इलाका में काहे नहीं बनवाए थे, क्यों छोड़ दिए थे, ताकि सारा पानी यहीं चला है। आप जानते हैं इस तरह से इतना पानी बिहार में शायद ही किसी इलाके में है जितना इस इलाके में है। हम कितनी बार आए हैं और एक एक चीज का आकलन किया कि एक तो कोसी नदी का पश्चिमी तटबंध होना चाहिए और उसके अलावा कमला नदी का दायां तटबंध, इसको भी ठीक करके बनाना है, सब पानी इधर ही आ जाए। और उसके अलावा जो बागमती करेह नदी आप लोग जिसको कहते हैं, उसका भी बायां तटबंध। तो इस सब पर हमने काम करवाना शुरू किया, चाहे कोसी का पश्चिमी तटबंध हो और कमला नदी के दायां तटबंध के अंतिम छोर में तटबंध का निर्माण कराया जा रहा है, लगभग पूरा हुआ है। और बागमती करेह नदी में 70 किलोमीटर में सुदृढ़ी कराया गया है और अंतिम छोर 4 किलोमीटर, अभी इसकी चर्चा आपको कर रहे थे लोग, 4 किलोमीटर तटबंध का निर्माण कार्य भी शेष है। ये काम बहुत जल्दी करवाया जाएगा। अगले साल जो बाढ़ का समय आएगा, हमारा लक्ष्य है कि उसके पहले ही उसको न सिर्फ करा दे, और इसके लिए हर प्रकार से एंटी फ्लड स्लूस गेट भी बनवाएंगे। ये जान लीजिए, एक तो पानी जो है नदियों का वो यहां नहीं गिरे, और दूसरा यहां पर का जो नदियां हैं, जब यहां का जो पानी है खेत में सब जगह, तो नदियों का पानी जब घटेगा तो एंटी फ्लड स्लूस गेट जो बनेगा कि इधर के पानी को फिर नदियों में ले जाने के लिए उसका इंतजाम होगा, एंटी फ्लड स्लूस गेट भी बनेगा। ये हम सब लोग ये सब करने वाले हैं। और एक बात आपको और बता दें कि साहब, ये जो बागमती नदी के करेह नदी के बारे में हम जो कह रहे हैं अंतिम छोर पर 4 किलोमीटर के बारे में, उसका दूसरा हिस्सा भी जो है, आपको बाएं तटबंध की बात कर रहे हैं, उसका जो दायां तटबंध है उसको भी पूरा का पूरा तटबंध बनाने का है, ताकि समस्तीपुर जिले को भी जो प्रभावित करता है वो प्रभावित न हो। ये सब निर्णय हम लोगों का हो चुका है। इसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन की जरूरत है उसका भी प्रबंध हम लोगों ने किया है। तो एक एक काम होगा तो देखिएगा कुछ दिन के बाद। और यहां पर का एक तो है, अब भाई जब जगह नीचे है, वर्षापात होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पहले से ही यहां पर 6 महीना, कोई इलाका 8 महीना पानी से प्रभावित रहा है। तो हम लोगों ने एक एक चीज का आकलन किया और इसके बारे में आप अच्छी तरह जान लीजिए। आप लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है, हम तो आपकी सेवा करेंगे ही। आई जो काम है हम बराबर देख रहे हैं, आ करके हम कितना बार एरियली भी देखते रहे, आप लोगों को तो पता ही होगा, छिपा हुआ मन में बात नहीं होगा। और जो मेरे खिलाफ बोलते हैं उसको भी अच्छी तरह से पता होगा कि एक एक चीज देख रहे हैं। इसका लाभ उनको भी मिलेगा, लेकिन जो मन में आवे वो बोलते रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। अपने कार्यकाल में कभी कुछ किया नहीं, लेकिन हम लोग तो पूरे तौर पर हम लोग ये सब काम करेंगे। और आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि कब
ये लोग आजकल वोट मांगते हैं, तब बाढ़ उड़ाता था तो क्या मदद करते थे भाई? आज तक कभी मदद किए हैं? बाढ़ आता था, कहीं कहीं सुखाड़ आता था, तो इन लोगों को 15-15 साल मौका मिला, कहीं मदद करते थे? और जब हम लोगों को मौका मिला तब हमने जो काम करना शुरू किया, आपदा, पहले कोई आपदा सुनता था? आपदा प्रबंधन, हमने क्या कहा? आपदा पीड़ितों का अधिकार सरकार के खजाने पर सबसे पहले है, सबसे आगे, और शुरू किया। भूलिएगा मत, 2007 में अनेक जिलों में हुआ था और सबसे पहले हम दरभंगा जिला ही आए थे, और उसी समय हम सोचे कि भाई इतने लोग प्रभावित हैं क्या, तो वहां पर हम कर दिए और हर पीड़ित परिवार में 1-1 क्विंटल अनाज का प्रबंध किए। तो हम बाद में देखने आए तो लोग नारा लगा रहा था, क्विंटल या बाबा। तो आप जरा सोच लीजिए, और उसके बाद तो क्विंटल का नहीं, हम लोगों ने पीड़ित परिवार के लिए 6000 रुपया का प्रबंध किया। तो आप समझ लीजिए कि एक एक तरह से काम, आज जितने लोगों का फसल का नुकसान हुआ उनको सहायता देना, और जो पेड़ नहीं लगा नहीं पाए, खेती शुरू नहीं कर पाए, उनके लिए भी इस साल तय कर दिया, उसको भी सहायता देने का निर्णय। और जो परिवार प्रभावित होता है उनको अगर अलग निकाल करके, अगर उनको रख करके उनके खाने पीने का इंतजाम करना है, कोई अंदर रहना चाहते हैं उनके लिए जो इंतजाम करना है, तो सब तरह का काम। और बीच में तो हम आए ना, इस बार भी आए ही थे ना हम बीच में, एक एक चीज देख करके गए। और सड़क बनवाते हैं तो हम तो आए थे हेलीकॉप्टर से, आ करके कहे कि नहीं भाई हम यहां से रोड से जाएंगे, और सीधे जो सड़क बना हुआ है हम तो कहे कि नहीं हम सीधे चलेंगे एयरपोर्ट पर। और रास्ते में जो सड़कें कुछ हमको खराब मिली, तो उसके बाद हमने फोन से ही कहा कि हम जब निकलते हैं और सड़क पर चलते हैं तो देखते हैं सड़कों की क्या हालत है, ताकि अगले दिन से और तत्काल से सड़क का ठीक ठाक करने के लिए उसका मेंटेनेंस का काम शुरू करें। वो भी शुरू हुआ। तो भाई आप हम लोगों को काम का मौका दिए हैं तो हम तो सेवा करते रहेंगे, सेवा करते हैं। तो आप सब लोगों से यही निवेदन और अनुरोध करने आए हैं कि एक एक चीज, अब तो बहुत कम समय बचा है, अब ज्यादा देर बोलना तो उचित नहीं है, क्योंकि हम बोलते रहेंगे तो बहुत देर बोलते रहेंगे, अन्य जो भी काम हुए हैं सबकी चर्चा करने लगेंगे, तो हम इसकी अब चर्चा ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि यहाँ की जो मूल समस्या है उस पर पूरा ध्यान है, उस समस्या का समाधान करेंगे, और इसके चलते जितने लोग हैं वो सब लोग आपको अपने खेत में पूरी तरह से खेती कर पाएंगे और उनकी आमदनी बढ़ेगी, और यहाँ का ये हाल नहीं। और जो भी सड़कें हैं, अभी तो सड़कें हैं पानी के चलते खराब होता, अब सब सड़क के मेंटेनेंस का काम है। जहां भी पुल बनना है वो भी अब कहां से कहां की क्या क्या दूरी थी, अब तो एक एक काम हम लोग करवा देंगे। इतना हम आप सब लोगों को कह देना चाहते हैं। और जो कुछ भी हम लोगों ने साथ निश्चय किया था पिछली बार, उसके हिसाब से जो तय किया वो सब काम, चाहे हर घर नल का जल का हो, सब चीज जिसकी चर्चा हमने संक्षेप में कर दी, वो सब काम किया है। ग्रामीण सड़कों का निर्माण और सब कुछ का काम